राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें लिखिए आगे, बाय राउल्ट्स लॉ वी गेट, थोड़ा यहां देख लो, बाद में नोट कर लेना, वी गेट फॉलोइंग एक्सप्रेशन। राउल्ट लॉ हमने करा था, उससे फिर हमने सॉल्व करा, डेरिवेशन करा, और लास्ट में जाके हमें एक एक्सप्रेशन मिला, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एक तो मिला था। ठीक, तो अगर हमें सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बताना हो तो देन वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इसमें क्या था कि प्योर ए का वेपर प्रेशर आप यहाँ पे लगाइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लगाइए, प्योर बी का वेपर प्रेशर भी लगाइए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लगाइए, और सारी वैल्यूज को आप जब सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर। कौन सा वेपर प्रेशर आएगा, क्योंकि हमने कैलकुलेट करके लाया सारा का सारा, तो ये जो वेपर प्रेशर आएगा इसको हम लोग कहेंगे कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। अच्छा, अगर मैं इस वाले वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर मान लूं, क्या मान लें, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, मतलब एक्सपेरिमेंट करके, जैसे कि सपोज करो हमने क्या करा, हमने प्योर ए और प्योर बी दो लिक्विड मिलाए और फाइनली एक सॉल्यूशन बना दिया। अब यहाँ इस जो वेपर बनेगी उस वेपर में ए का भी, जहाँ पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसमें ए का भी पार्शियल प्रेशर होगा, बी का भी पार्शियल प्रेशर होगा। व्हाट आई मीन टू से कि वेपर में ए के पार्टिकल भी होंगे, बी के पार्टिकल भी होंगे, समझ पा रहे हो ना। तो जो यहाँ पे ए और बी, प्रेशर क्रिएटेड बाय ए, प्रेशर क्रिएटेड बाय बी, जब दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, पी टोटल। अब आप ऐसे समझो कि ये जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा है टोटल वेपर प्रेशर, वो मैंने एक बार क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया ये सारी वैल्यूज लगा करके, तो उसे मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का, उसकी मैंने सारी वैल्यूज यहाँ लगा दी और एक वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। और एक बार मैंने क्या करा कि यहाँ पे सीधा ही एक्सपेरिमेंट करके पता कर लिया विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला कि यहाँ पे कितना प्रेशर है, तो वो जो प्रेशर आएगा उसे मैं क्या नाम दूंगा, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर। ठीक है, या फिर सिंपल याद रखो कि राउल्ट लॉ से ये फॉर्मूला मिला है, इसको मैंने नाम दे दिया कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर और इसको नाम दे दिया एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर। अब राउल्ट लॉ ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर हमेशा कैसे होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing both volatile liquids is equal to calculated vapor pressure। तो राउल्ट लॉ का एक मॉडिफाइड फॉर्म हमें मिल गया, वो ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कौन से सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, जिस सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वॉलेटाइल। तो वो सॉल्यूशन जिसके दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल हैं उसका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, एक्सपेरिमेंट करके पता करा गया वेपर प्रेशर हमेशा किसके बराबर होगा, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ राउल्ट लॉ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या होगा, experimental vapor pressure of solution containing both volatile liquid is equal to calculated vapor pressure। क्लियर है बात, कोई डाउट तो नहीं है। यानी कि अगर हमने दो कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, तो उसका जो फाइनल वेपर प्रेशर आएगा
वो चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके पता करो चाहे कैलकुलेट कर लो, दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसी बात को हम क्या कह रहे हैं, राउल्ट लॉ। ठीक, अब ये आ गया राउल्ट लॉ। अब एक पॉइंट समझना, राउल्ट लॉ के हिसाब से सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। राउल्ट लॉ कहता है कि जो सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ, वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं, द सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट लॉ, मतलब जिनमें एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, मैं लिख दिया CAL, वो सॉल्यूशन जिनमें एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होगा कि आपने अगर दो कंपोनेंट को लेकर के कोई सॉल्यूशन बनाया है, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके निकालें चाहे कैलकुलेट करके निकालें, तो ज्यादातर टाइम वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो इक्वल नहीं भी होता है। कब नहीं होता वो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि राउल्ट लॉ ने बोला है कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। तो अब अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब उसमें P एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू P कैलकुलेटेड है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और एक ऐसा सॉल्यूशन which does not obey राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब उसमें एक्सपेरिमेंटल प्रेशर इज नॉट इज इक्वल टू P कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ रही है? तो सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स, एक आइडियल सॉल्यूशन एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब जिसमें P एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू P कैलकुलेटेड है, मतलब वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट करके पता करा हुआ और वेपर प्रेशर कैलकुलेट करके पता करा हुआ, दोनों बराबर हैं, तो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल। और वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है, मतलब जिसमें प्रेशर एक्सपेरिमेंट करके पता करा हुआ और प्रेशर जो कैलकुलेट करके पता करा है दोनों इक्वल नहीं है, उसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिलहाल आप एक काम करें, वो अभी नहीं लिखना है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी मैंने बता दिया है। अभी आप यहां से लेके यहां तक नोट करो, इसके आगे फिर मैं बोलता हूँ वो नोट करना है, यहां तक नोट करो, सिर्फ यहां तक। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ, on the basis of Raoult law, solutions are of two types. On the basis of Raoult's law, solutions are of two types. नंबर 1 हेडिंग डालो, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, ये भी बताया मैंने आपको इधर, वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, या मैं बोलूं वो सॉल्यूशन जिसमें एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो लिखें जरा इसमें आइडियल सॉल्यूशन में, अ सॉल्यूशन which follow Raoult's law which follow Raoult's law over entire range of concentration, over entire range of concentration, मतलब आप A कितना भी ले लो, B कितना भी ले लो, दोनों लिक्विड में से कोई सा कितना भी ले लो, ठीक है, P एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड के बराबर होना ही चाहिए, तो ही क्या होगा, सॉल्यूशन आइडियल। तो क्या लिखा, अ सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो थोड़ा इधर जरा समझ लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है मैं तुम्हें इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल का ये, और ये हो क्यों रहा है, क्यों, कब ऐसा होगा कि P एक्सपेरिमेंटल P कैलकुलेट के बराबर होगा, और कब ऐसा होगा कि वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर कैलकुलेट के एक्सपेरिमेंटल के बराबर नहीं होगा। देखो, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो मेरे पास ये एक लिक्विड है A, तो इसमें सारे पार्टिकल किसके हैं, एक ही तो पार्टिकल होंगे,
तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो किस किस के बीच में लग रहा है, ए पार्टिकल्स के बीच में। एक दूसरा लिक्विड है मेरे पास बी, दिस इज लिक्विड बी, बहुत ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे किसके हैं, बी के पार्टिकल हैं। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में लग रहा है, बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बना भी दूं इधर, दिस इज अ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो किस किस के बीच में लगेगा, ए बी और ए बी के बीच में। ठीक है भाई, कुछ पार्टिकल ए के आ जाएंगे, कुछ पार्टिकल बी के आ जाएंगे। अब ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो अब लगने लग जाएगा, ए और बी के बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब आप सपोज करो ये मेरे पास था 10 लीटर, ये भी मेरे पास था 10 लीटर, तो ये तो ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी 20 लीटर। अब एक पॉइंट समझो, मान लो कि इफ ए और ए के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मान लो मेरा है 10 यूनिट, और ऐसे ही बी और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सपोज कर लो वो भी है 10 यूनिट, लेकिन ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज सपोज लेसर देन 10 यूनिट, वो 10 यूनिट से कम है। अब एक बात बताओ, ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट है, यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट है, यहाँ इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 10 यूनिट से कम है, यानी कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी टूट जाएगा और जल्दी पार्टिकल क्या बनाएंगे, वेपर। तो वेपर ज्यादा कहाँ बनेगी, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ पे। क्यों भाई, जब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नहीं, और जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नहीं पार्टिकल वेपर की फॉर्म में जाएगा नहीं। नहीं समझ पा रहे, तो यहाँ वेपर थोड़ी कम बनेगी, यहाँ वेपर थोड़ी कम बनेगी कंपैरेटिवली, और यहाँ क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, हाँ, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, तो जल्दी जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे और पार्टिकल किसमें चेंज हो जाएंगे, वेपर में। तो यहाँ वेपर ज्यादा बनेगी। जब यहाँ वेपर ज्यादा बनेगी इन दोनों के कंपैरेटिवली, तो यहाँ वेपर का प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो जो वेपर का प्रेशर यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करके लाएंगे वो कैलकुलेटेड वाले से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले को थोड़ी पता है कि भाई यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया था, जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी टूट जाएगा, ज्यादा वेपर बन जाएगी और वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये बात हमारे फॉर्मूले को थोड़ी पता है। तो अगर ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट, बी और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट और ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट से कम हुआ, तो क्या हो जाएगा, देन पी एक्सपेरिमेंटल कैसा होगा, इस केस में पी कैलकुलेटेड से बड़ा हो जाएगा। पी एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी कैलकुलेटेड। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल कि नॉन आइडियल, अच्छा नॉन आइडियल। तो यहाँ पे पहली बात तो ये हो गई कि सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। ठीक, तो बात समझ में आई, सॉल्यूशन नॉन आइडियल कब होगा, जब प्योर ए और ए के बीच के मतलब अट्रैक्शन 10 यूनिट है, बी और बी के बीच का अट्रैक्शन 10 यूनिट है और ए और बी के बीच का अट्रैक्शन 10 यूनिट से कम है। तो उस केस में पी एक्सपेरिमेंट करके जो प्रेशर हम निकालेंगे वो कैलकुलेशन वाले से थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, और इस केस में जब पी एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन कैलकुलेट हो गया, पी कैलकुलेटेड हो गया, तो सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन 10 यूनिट है, यहाँ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन 10 यूनिट है, यहाँ पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन 10 यूनिट से कम है। तो ये वाले जो पार्टिकल है ए और बी के पार्टिकल्स, ये आपस में थोड़ी लूजली हेल्ड नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होंगे। एक चीज समझ नहीं आ रही, ये ए का 10 लीटर माना था आपने, बी का भी 10 लीटर माना था, ए माइनस बी से 0 लीटर होगा ना, 20 लीटर। अरे ए माइनस बी नहीं कर रहे भाई, दोनों को ऐड कराए, 10 लीटर को जोड़ेंगे तो 20 लीटर नहीं आ जाएगा, और क्या, माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है भैया, नहीं ए माइनस बी कब बोला, ये ए माइनस बी नहीं है, ये ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए और ए के बीच का बॉन्ड है, बी और बी के बीच का बॉन्ड है, ए और बी के बीच का बॉन्ड है भाई, माइनस क्यों समझ रहे हो तुम इसको, अरे यार क्या बात करते हो। अब यहाँ देखो कि ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट, यहाँ भी 10 यूनिट और यहाँ 10 यूनिट से कम है,
मान लो 5 यूनिट है, ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 5 यूनिट है, तो ये पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से पार्टिकल थोड़ी दूर दूर रहेंगे। जब पार्टिकल थोड़ी दूर दूर रहेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो 20 लीटर से थोड़ा ज्यादा चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, बोलो? जाएगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ ए एंड बी आर लूजली हेल्ड, so total volume of solution will be little larger than 20 लीटर। 20 लीटर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, होना कितना चाहिए था? 20 से थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लो 20.1 लीटर हो गया, तो फाइनली वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो डेल्टा वी कैसा होगा? डेल्टा वी मिक्स मैं बोलूंगा कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब समझ में आ रहा है ये क्यों आया है? दोनों को जोड़ के कितना आना था? 20, लेकिन 20 नहीं आया, मान लो 20 से थोड़ा ज्यादा आया, तो वॉल्यूम टोटली मतलब अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो हम लिख रहे हैं डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव, है ना। चेंज इन वॉल्यूम मिक्स करने पे कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, एक चीज और समझिए इधर। एक बात बताओ, जब ए और बी को हम मिक्स करके ए बी बनाएंगे, तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, ये भी टूटेगा, फिर नए बॉन्ड बनेंगे ए और बी के बीच में। अब आप ऐसे सोचो, मैं यहाँ लिख रहा हूं बॉन्ड और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। तो बॉन्ड तोड़ा हमने, किस किस के बीच का बॉन्ड? ए और ए के बीच का बॉन्ड। अब ए और ए के बीच का बॉन्ड, ए और ए के बीच के जो बॉन्ड है वो कितने यूनिट का है? 10 यूनिट का। ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कितना यूनिट लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट, ऐसे मान लो। तो सपोज कर लो कि इसको तोड़ने में जो एनर्जी खर्च हुई वो कितनी हुई? 100 यूनिट, ऐसे मान लिया है समझने के लिए। बॉन्ड जब तोड़ते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। पता नहीं पता? ऐसे ही मान लो बी और बी के बीच का बॉन्ड भी टूटेगा तो भी एनर्जी कितनी खर्च हुई? सपोज करो 100 यूनिट। तो टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई? मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो ये हुई 200 यूनिट। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 ए आगे यहां मिल गए हमको, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 बी मिल गए। अब जो बॉन्ड बनेंगे वो ए बी के बीच में बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 ए हैं 2 बी हैं, तो जो नए बॉन्ड बनेंगे वो 2 बनेंगे ए बी और ए बी के बीच में। अब इसको यहां जाओ। अब एक बात बताऊं मुझे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बॉन्ड और यहाँ पे मैं लिखता हूं एनर्जी रिलीज्ड। अब ए बी और ए बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी निकलेगी, लेकिन बॉन्ड जो बन रहा है वो कैसा बॉन्ड है? वीक है ना। ए और ए और बी से ए बी का बॉन्ड वीक बॉन्ड है। ये यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट, यहाँ भी 10 यूनिट, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 10 यूनिट से कम है। तो क्योंकि बॉन्ड वीक है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम रिलीज होगी, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ एनर्जी रिलीज हुई, सपोज कर लो ऐसे ही 80 यूनिट, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हुई, सपोज कर लो 80 यूनिट। तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड कितनी रिलीज हुई? 160 यूनिट। अब आप ये देखो कि यहाँ पे 2 बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कितनी खर्च हुई है? 200 यूनिट। एक ए बॉन्ड को तोड़ा, एक बी बॉन्ड को ब्रेक करा, और फाइनली 2 बॉन्ड बनाए ए बी। तो टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हुई? 160 यूनिट। खर्च हुई 200, निकली 160, तो अल्टीमेटली एनर्जी खर्च हुई ना। तो बोलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो फाइनली एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी खर्च हुई है? नेट एनर्जी कंज्यूम्ड कितना है? 200 खर्च हुई थी, 160 निकली, तो टोटल खर्च कितनी हुई? तो फाइनली बात यह है कि यहाँ पे टोटल खर्च हुई है 40 यूनिट एनर्जी। और जब भी एनर्जी खर्च होती है तो हम डेल्टा एच लिखते हैं पॉजिटिव।
डेल्टा एच क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो अब एक बात सुनो कि हमने 10 लीटर ए और 10 लीटर बी को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया ए बी। ये प्योर ए है, प्योर बी है, और ये सॉल्यूशन है ए बी का। ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट, बी का 10 यूनिट, और ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 10 यूनिट से कम, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पार्टिकल जल्दी जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, ज्यादा वेपर बनेगी और एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट वाले से ज्यादा निकलेगा। ऐसे केस में हम सॉल्यूशन को क्या मानेंगे, नॉन आइडियल, क्योंकि ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है तो पार्टिकल थोड़ी दूर दूर रहेंगे, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम 20 लीटर होना चाहिए था वो 20 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 20 से थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा निकलेगा। और जब 20 से थोड़ा ज्यादा निकलेगा वॉल्यूम तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा वी मिक्स कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। 20 आना चाहिए था, मान लो 20.1 20.2 लीटर आ गया, तो डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव, यानी कि दोनों को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट हमने ये भी देख लिया कि मान लो यहाँ बॉन्ड को तोड़ोगे तो 100 यूनिट एनर्जी खर्च हुई, बी वाले को तोड़ोगे तो भी 100 यूनिट एनर्जी खर्च हुई। टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना है, 200 यूनिट, ऐसे ही मान लिया समझने के लिए। यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ए बी का बॉन्ड बना, भाई 2 ए आए 2 बी आ गए, जब 2 ए और ए का बीच का बॉन्ड टूटेगा तो कितने ए मिलेंगे, 2, और 2 बी मिलेंगे आपको। तो ए 2 ए आ गए 2 बी आ गए, इनके बीच में बॉन्ड बनने में, क्योंकि वीक बॉन्ड बन रहा है, ए बी का बॉन्ड वीक है तो एनर्जी कम निकली, सपोज 80 निकली, तो कितने आ गई टोटल एनर्जी 160। 200 खर्च हुई 160 मिली, तो अल्टीमेटली हमें एनर्जी कितनी खर्च हुई, 40 यूनिट। जब एनर्जी खर्च होती है तो डेल्टा एच को हम किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइन से। ठीक, तो ये पॉइंट आ गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। एक पॉइंट और समझो जरा, सपोज करो ये भी मेरा यहाँ पे ए लिक्विड है, ये मेरा फिर से बी लिक्विड है, ये भी 10 लीटर ये भी 10 लीटर, ठीक है। यहाँ इसकी वेपर बनी हुई है, यहाँ इसकी वेपर बनी हुई है, दोनों को मिला करके हमने क्या करा है, दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया, एक नया सॉल्यूशन बनाया ए बी, ठीक है। अब आप सोचो कि ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 10 यूनिट, ऐसे ही मान लिया। बी और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कितना है, 10 यूनिट, लेकिन ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट से ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बार ज्यादा है, इससे उल्टा कर रहे हैं। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नहीं और आसानी से पार्टिकल वेपर की फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो जब वेपर कम बनेगी, और जब वेपर कम बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करके जो वेपर प्रेशर निकलेगा वो 100% कैलकुलेट करे गए वेपर प्रेशर से कम होगा, फिर भी राउल्ट लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। और इस केस में भी हम लोग बोलेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा है, नॉन आइडियल। बोलो यस और नो। अच्छा एक और बात बताओ कि डेल्टा वी मिक्स यहाँ कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसमें नेगेटिव होगा भाई, यहाँ 10 लीटर है, यहाँ 10 लीटर है, यहाँ 20 आना चाहिए था दोनों को मिलाने पे, लेकिन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल बहुत पास पास आ गए, तो 20 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान लो 19.9 आ गया, आना 20 चाहिए था, 20 से कम निकला, तो डेल्टा वी मिक्स में बोलूंगा कितना आएगा, नेगेटिव। समझ पा रहे हैं ना? ठीक, तो एक पॉइंट तो ये आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये जो बॉक्स के अंदर बंद हो रहा है ये पेपर में आता है सारा, कि डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब दूसरा एक पॉइंट और बताइए कि मान लो फिर से यही चीज हम दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बॉन्ड बनने वाली टूटने वाली। अब आप ये देखो कि ए और ए के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो सपोज करो 100 यूनिट एनर्जी खर्च हो रही है, बी और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से 100 यूनिट एनर्जी खर्च हो रही है, टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई, 200 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो गई साहब, कंज्यूम। अब आप ये सोचो कि बॉन्ड बन रहे हैं ऑन मिक्सिंग, जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो नया बॉन्ड बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, ए बी और ए बी के बीच में। मिक्स करने पे हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ऑन मिक्सिंग ए बी का बीच का बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने पे एनर्जी निकलेगी। अब क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, सपोज करो एनर्जी निकली कितनी
मान लो एनर्जी निकली 110 यूनिट और यहाँ भी एनर्जी निकली 110 यूनिट, तो टोटल एनर्जी कितनी निकली 220 यूनिट। ये एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। टोटल एनर्जी रिलीज कितनी है 220 यूनिट। अब दोनों के बॉन्ड टूटने पर एनर्जी कितनी खर्च हुई 200 यूनिट, निकली कितनी 220। तो फाइनली तो एनर्जी निकली ही ना, बोलो। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज कितना होगा 20 यूनिट, 200 खर्च हुई 220 निकली, तो फाइनली कितनी निकली 20 यूनिट। नहीं समझ पा रहे। और जब भी एनर्जी निकलती है तो उसको हम किस साइन से शो करते हैं, नेगेटिव साइन से। जब भी एनर्जी रिलीज हो तो उसे माइनस के साइन से शो करेंगे, ठीक है। कोई बात है यहाँ बताओ, बात समझ में आ रही है। अब इधर आओ थोड़ा सा। अब ऐसे सोचो, थर्ड केस देख रहे हैं कि यहाँ ए है प्योर ए और दिस इज प्योर बी। यहाँ वेपर इसकी बनेगी, यहाँ वेपर इसकी बनेगी, दोनों को मिक्स करके हमने बना दिया एक सॉल्यूशन ए बी। अब सपोज कर रहे हैं कि ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है 10 यूनिट, बी और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है 10 यूनिट, और ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऑलमोस्ट 10 यूनिट है, लगभग कितना है 10 यूनिट। अब एक बात बताओ, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ था लगभग उतना ही वहां है और लगभग उतना ही इधर है। तो यहाँ पे वेपर जितनी यहाँ बन रही थी, जितनी यहाँ बन रही थी, लगभग उतनी यहाँ बनेगी। बोलो, ना तो पार्टिकल जल्दी टूट जाएंगे ना लेट टूटेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बराबर ऊपर वालों के बराबर ही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में P एक्सपेरिमेंटल P कैलकुलेटेड के बराबर निकलेगा। आप एक्सपेरिमेंटल करके जो यहाँ से वेपर का प्रेशर निकालोगे और चाहे कैलकुलेट करके निकाल लो, दोनों बराबर आएंगे और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। इसके नॉन आइडियल के दो केस हैं। हाँ, दो, इसका एक ही केस होगा। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया आइडियल सॉल्यूशन। एक और बात समझो, मैंने अगर ये 10 लीटर लिया था और ये 10 लीटर लिया था तो ये कितना होगा 20 लीटर, क्योंकि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है जितना इधर है लगभग उतना इधर भी है। तो न पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे न पार्टिकल इसकी तरह मतलब यहाँ पे पार्टिकल क्या हुआ था दूर दूर चले गए थे, यहाँ पे पार्टिकल पास पास आ गए थे। यहाँ पार्टिकल न दूर जाएंगे न पास आएंगे। तो 10 और 10 टोटल मिला के कितना आएगा, लगभग 20 ही आएगा। तो डेल्टा वी मिक्स कितना होगा यहाँ पे 0। 20 आना था 20 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहे, न बढ़ा न घटा। एक और चीज समझो, डेल्टा एच मिक्स यहाँ कितना होगा 0 होगा, क्योंकि जितना देखो, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है। तो जितना एनर्जी यहाँ बॉन्ड को तोड़ने में खर्च होगी लगभग उतनी ही वहां खर्च होगी, और फिर इतनी एनर्जी यहाँ रिलीज हो जाएगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है। नहीं समझ में आ रहे। तो टोटल एनर्जी कंजप्शन या टोटल एनर्जी रिलीज कुछ हुआ ही नहीं। तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा फिर से 0। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल में ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में। और एक बार जान लीजिए, अगर ए पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 है, बीबी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 है और ए बी का 10 यूनिट से कम है, तो पी एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन पी कैलकुलेट होता है और इस केस में सोल्यूशन नॉन आइडियल होता है। ठीक, और देखो सोल्यूशन तो नॉन आइडियल है और पी एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन पी कैलकुलेटेड है। अब एक बात और बता देता हूं मैं यहीं पर ही, कि जब सोल्यूशन नॉन आइडियल हो, नॉन आइडियल तो है लेकिन पी एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन पी कैलकुलेटेड है, तो इस केस को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ डेल्टा वी मिक्स कैसा होता है पॉजिटिव, पूरा बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, और डेल्टा एच मिक्स भी कैसा होता है पॉजिटिव। ठीक, बिल्कुल वैसे ही यहाँ देखिए आप, अगर ए के बीच के पार्टिकल ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट, बीबी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट और ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 से ज्यादा है, तो एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया प्रेशर ज्यादा होगा कैलकुलेट करे हुए प्रेशर से। मैं कुछ उल्टा कर दिया क्या? अगर वहां पे सॉरी, इधर 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 ना ये वाला साइन आएगा, ये वाला है ना। तो एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया प्रेशर कैलकुलेट वाले प्रेशर से कम आएगा, और जब कम आएगा तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है और इस केस को हम लोग कहेंगे नेगेटिव डेविएशन।
इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव होगा, डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। हाँ, और अगर यहाँ क्या हो जाए, ए के बीच के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट, बी के बीच के पार्टिकल का फोर्स ऑफ 10 यूनिट और ए बी का भी 10 यूनिट हो जाए, तो क्या होगा, पी एक्सपेरिमेंटल विल बी इक्वल टू पी कैलकुलेटेड, और इस केस में सोल्यूशन आइडियल, डेल्टा वी मिक्स 0, डेल्टा एच मिक्स 0। तो आप ये समझ लो, है ना, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बची है, मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ एक बार और। देखो कि एक लिक्विड इसमें भरा है, एक लिक्विड इसमें भरा है, और दोनों को मिक्स करके हम इधर ले आए। अगर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ है उतना ही इधर भी है, लेकिन यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम है, कम है, तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा और पॉजिटिव डेविएशन होगा। नहीं समझ में आ रहे? अगर यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे मान लो बी है, ये भी बी है और ये ए बी है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ है लगभग उतना ही इधर है, बट यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों से ज्यादा है, ज्यादा है, तो ये वाला केस होगा, पी एक्सपेरिमेंटल कम होगा पी कैलकुलेट से और नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों के लगभग बराबर है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइडियल। और यहाँ दोनों सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, नॉन आइडियल, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक। अब आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, बाद में नोट कर लेना, फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट करते जाओ, अब फटाफट लिखते जाओ, इसी को देख देख के मैं आपको लिखवाता रह जाऊंगा, ठीक है। कहाँ पहुंच गए ये बताओ, कहाँ तक लिखा था। A solution which follow Raoult law over entire range of concentration is called ideal solution, ठीक। आगे लिखें, for ideal solution, नेक्स्ट लाइन से P experimental is equal to P calculated, P experimental is equal to P calculated, ठीक है। एग्जाम्पल लिखें जरा। अच्छा पहले एक सेकंड रुको, पहले लिखो एक्सप्लेनेशन, पहले लिखो एक्सप्लेनेशन। आइडियल सॉल्यूशन बनेगा कब, तो हम लिख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा बताओ, जब हम दो लिक्विड ए और बी को मिला रहे हैं और ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर ही हो, तो सॉल्यूशन आइडियल होगा। तो लिखें जरा इसमें, कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी समझते हो, विच इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट, consider a binary solution of liquid A and liquid B, consider a binary solution of liquid A and liquid B, ठीक। if in this solution आगे ऐसे लिख दें, ए इंटरेक्शन, नेक्स्ट लाइन से नियरली इक्वल टू, आमने सामने लिखें, सीधा सामने, यहाँ तो जगह नहीं है मैं इसलिए लिख रहा हूं, बी इंटरेक्शन नियरली इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ठीक है। सामने लिखें सीधा एक ही लाइन में, जब ए इंटरेक्शन नियरली इक्वल टू बी इंटरेक्शन नियरली इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन हो, तो नीचे लिखें नेक्स्ट लाइन से, देन P experimental is equal to P calculated, then P experimental is equal to P calculated and solution is ideal, और solution कैसा हो जाएगा आपका, आइडियल। अब लिखें जरा आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, डालें नेक्स्ट लाइन से एग्जांपल्स। एग्जांपल में लिखें, नंबर 1, नंबर डालते जाओ, बेंजीन प्लस टोलुइन, आप बेंजीन और टोलुइन को ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन प्लस टोलुइन पूरा लिखा, बेंजीन प्लस टोलुइन लिखो ना, प्लस तो लगाओ, हाँ तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट लाइन में लिखे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। देखो आइडियल सॉल्यूशन है या नहीं है, इसको पहचानने का बेस्ट तरीका ये है कि जो दोनों कंपोनेंट आपने मिलाए हैं उन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होगा। अब बेंजीन और टोलुइन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है ना, बना के दिखाऊं, पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, हाँ ये बेंजीन हो जाएगा,
और टोल्यूइन इसके ऊपर CH3 लगा दो आप, तो दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, तो हेक्सेन भी सीधा होगा, हेप्टेन भी सीधा होगा, केवल एक कार्बन कम रहेगा बस हेक्सेन में, नहीं। तो जब जब दोनों कंपोनेंट के स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो ये वाला केस होता है, सॉल्यूशन आइडियल बनता है। तो क्या लिखा, पहला हो गया बेंजीन टोल्यूइन, सेकंड हो गया एन हेक्सेन एन हेप्टेन। नेक्स्ट लिखो CCl4 प्लस SiCl4, CCl4 प्लस SiCl4। नेक्स्ट लिखें C2H5Br प्लस C2H5Cl, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड हो गया, Br प्लस C2H5Cl। नेक्स्ट लिखें, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, बेंजीन पे Cl लगा दो तो क्लोरोबेंजीन, और बेंजीन पे Br लगा दो तो ब्रोमोबेंजीन। क्यों भाई? एक और लिखें, सबके स्ट्रक्चर सेम होंगे। एक और लिखें, एथिलीन डाई ब्रोमाइड, एथिलीन डाई ब्रोमाइड, फॉर्मूला लिख दो ब्रैकेट में C2H4Br2, ब्रैकेट में फॉर्मूला C2H4Br2 प्लस एथिलीन डाई क्लोराइड C2H4Cl2, एथिलीन डाई क्लोराइड C2H4Cl2। तो बात समझ में आ गई, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, बोलो। ठीक, अच्छा एक पॉइंट लिख दो नीचे जरा, इसी के नीचे एक लाइन लिखो नोट डाल के, ये लिखो नो सॉल्यूशन इज 100%, या ऐसे लिखो 100% आइडियल सॉल्यूशन इज नेवर पॉसिबल। नेक्स्ट लाइन में लिख दो नोट डाल के 100% आइडियल सॉल्यूशन इज नेवर पॉसिबल, आइडियल सॉल्यूशन इज नेवर पॉसिबल, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा 100% आइडियल सॉल्यूशन। क्यों नहीं पॉसिबल होगा बताओ? क्योंकि हाँ, अगर मान लो मैं क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ले रहा हूँ, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लोरोबेंजीन में जितना ब्रोमोबेंजीन में एकदम बराबर बराबर हो, ऐसा बहुत मुश्किल है, थोड़ा तो अंतर होगा, है ना। और जब दोनों को मिक्स करेंगे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, तो उनके बीच का अट्रैक्शन जो होगा वो भी इन दोनों से थोड़ा तो वेरी करेगा। तो पी एक्सपेरिमेंटल 100% पी कैलकुलेट के इक्वल बराबर ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही, आसपास हो सकता है, ठीक है, बट 100% आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखा, आइडियल सॉल्यूशन इज नेवर पॉसिबल। आगे लिखें जरा प्रॉपर्टीज, आइडियल सॉल्यूशन के लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसमें प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं लिखना है, बस ये दो लाइन लिख दो, नंबर 1 डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 और नंबर 2 डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। डेल्टा वी मिक्स चेंज इन वॉल्यूम, है ना, 10 मिलाओगे तो 20 ही आएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये है डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन एनर्जी, ना एनर्जी रिलीज ना एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, तो वो भी हो जाएगा 0। और एक पॉइंट और लिख दो, थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी और लिख दो, पहला प्रॉपर्टी हो गया डेल्टा वी मिक्स 0, दूसरा डेल्टा एच मिक्स 0, थर्ड लिख दो solute molecules should not dissociate or associate, solute molecules should not dissociate or associate, ठीक है, that's all। अब हेडिंग डाल दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें लिखें व्हेन अ सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में लिखें व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, समझ पा रहे हो ना, जब कोई सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन में पी एक्सपेरिमेंटल और पी कैलकुलेट बराबर नहीं है, चाहे कोई भी ज्यादा हो कम हो, चाहे कोई भी ज्यादा हो कम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या लिखा, व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, then it is called a non-ideal solution, then it is called non-ideal solution, ठीक। आगे लिखें जरा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
है ना, पूरा समझाने में जितना टाइम लगा ना वो ज्यादा था, लिखवाने में कम लगेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ भाई, तो प्रॉपर्टीज बताओ जरा, क्या डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स जीरो हो सकता है नॉन आइडियल में? नहीं, या तो ज्यादा होगा पॉजिटिव होगा, या फिर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो प्रॉपर्टीज में लिखें नंबर वन, हाँ तो लिख दो इस तरीके से, डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, नंबर वन। डेल्टा एच में हाँ, डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, कैसे इसको लिख दो, डेल्टा एच मिक्स इज नॉट। पूछनी जाती है। अरे पूछी जाती है पेपर में, दिखा देंगे हम आपको, पूछी क्यों नहीं गई है। अब वहां छोड़ो, जो हम करा रहे हैं उसको देखो, हम आपको विभाग को उसमें दिखा देंगे। ठीक है, अब आ जाइए इसमें। अब इसमें दो केस पॉसिबल है नॉन आइडियल में। अगर पी एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन पी कैलकुलेट हुआ तो इसे कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और पी एक्सपेरिमेंटल लेसर देन पी कैलकुलेट हुआ तो इसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें लिखें नेक्स्ट लाइन से, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू केसेस आर पॉसिबल, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू केसेस आर पॉसिबल। लिखें केस वन, केस फर्स्ट लिखें, केस फर्स्ट। बोर्ड पे लिखूंगा, समझ में आ रहा है ऐसे ही क्यों भाई? तो लिखो जरा, केस फर्स्ट लिखो। तो केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट के सामने लिख दो ये, पी एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन पी कैलकुलेटेड। इफ लगा देना, इफ पी एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन पी कैलकुलेटेड। इसके नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इसके नीचे, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। इसे हम क्या कहेंगे अगर ऐसा हुआ तो, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखें इसके प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव डेविएशन वाले के प्रॉपर्टीज लिखें जरा। तो लिखें प्रॉपर्टीज, दो ही प्रॉपर्टी है सब। डेल्टा वी मिक्स, हाँ, एक तो ये डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होगा। तो लिख दो, नंबर वन डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव। एग्जाम्पल लिखें जरा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो दो चार एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लिखो C2H5OH फर्स्ट एग्जाम्पल, एल्कोहल हो गया, प्लस CH3COCH3, इसका नाम मालूम है सबका, एसीटोन। तो एल्कोहल और आप एसीटोन को मिलाएंगे, देन यू विल सी दिस केस, नॉन आइडियल होगा और पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। ठीक है, उसमें पी एक्सपेरिमेंटल ग्रेटर देन पी कैलकुलेट आएगा। ठीक, आगे लिखें नेक्स्ट एग्जांपल, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 प्लस एसीटोन, COCH3, हाँ CH3COCH3, CH3COCH3, CH2 प्लस एसीटोन। नेक्स्ट बेंजीन प्लस एसीटोन, CS2 प्लस एसीटोन बोला है ना, CS2 प्लस एसीटोन। थर्ड लिखें बेंजीन प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस एसीटोन, और नेक्स्ट है एल्कोहल प्लस वाटर। ठीक, अब आ जाओ केस टू, केस टू, और केस टू में लिखें इफ पी एक्सपेरिमेंटल लेसर देन पी कैलकुलेटेड। ठीक है, शुरू में हमने साइन उल्टा लगा दिया था तो उसको समझ लेना, इफ पी एक्सपेरिमेंटल लेसर देन पी कैलकुलेटेड। तो इसके नीचे लिखें इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन, फिर इस केस को हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखे हैं इसके, प्रॉपर्टीज क्या है इसके, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव नंबर वन प्रॉपर्टी, और डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव नंबर टू प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज में लिखे हैं डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव और डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे इसके जरा, एग्जाम्पल लिखो, नेगेटिव डेविएशन वाले के एग्जाम्पल क्या होंगे। नंबर वन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन CH3COCH3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। नेक्स्ट और लिखें एग्जाम्पल, फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन, ANILINE,
एनिलीन। फॉर्मूला मालूम है, बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है। और लिखेंगे एक और CCl4 प्लस बेंजीन, CCl4 प्लस बेंजीन। ठीक, तो क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो ओपन करके देख लेना, ठीक है? 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगा। नहीं, वो 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगा, अपने आप देख लेना, ठीक है? ये सारा एक बार समझ जाना कि कैसे कैसे समझाया था, क्या हुआ था। थोड़ा सा जरा एक्सप्लेनेशन और लिख लो, एक्सप्लेनेशन 2-2 लाइन और लिखवा दें दोनों के लिए। तो लिखो जरा एक्सप्लेनेशन, हाँ लिखो जरा, हेडिंग डालो एक्सप्लेनेशन। जैसे आइडियल सोल्यूशन के केस में एक्सप्लेनेशन लिखवाया था कि भाई ए इंटरेक्शन नियरली इक्वल टू बीबी इंटरेक्शन नियरली इक्वल टू एबी इंटरेक्शन होगा, तब कैसा होगा आइडियल। तो जरा इनके बारे में भी लिख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं इसके बारे में पॉजिटिव। तो लिखो जरा, इफ एबी इंटरेक्शन आर वीकर, वीक है ना, देखो क्यों भाई, ए का 10 यूनिट बीबी का 10 यूनिट, ये 10 यूनिट से कम है। तो लिखो इफ एबी इंटरेक्शन आर वीकर देन AA and BB interaction are weaker than AA and BB interaction. Then क्या होता है? Then P experimental greater than P calculated, ऐसे लिख दें बिल्कुल ऐसे ही बना के। Then P experimental greater than P calculated, और उसके नीचे लिखें it is positive deviation। तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया है? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, नंबर 2 लिखें जरा, 2 लाइन इसके बारे में भी। ये लिखो, सिमिलरली इफ AB इंटरेक्शन interactions are greater than AA and BB interaction, AA 10 यूनिट, BB 10 यूनिट, AB 10 से ज्यादा होगा। if क्या लिखा, AB interactions are greater than AA and BB interaction, then क्या हो जाएगा? ऐसे लिखो, P experimental smaller than P calculated, या lesser than P experimental lesser than P calculated, और इसके नीचे लिख देंगे इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। इसी को हमने क्या नाम दे देना है? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है।